अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया लाइक थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बात कर लिया, प्लेटो को डिकंस्ट्रक्ट कर लिया, बच्चों को समझ में आ गया कि प्लेटो कौन है, क्या करता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड सारी चीज़ें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफर किंग। एजुकेशन से शुरू करें, थ्योरी ऑफ फिर हम एजुकेशन जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था, दैट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। किसी सोर्स पे लिखा है कि पहला टेस्ट इतने साल पे होगा, किसी टेस्ट पे लिखा है सेकंड टेस्ट इतने साल पे होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इसको एज पर योर बेस्ट नॉलेज थ्योरी ऑफ एजुकेशन को 2, 4, 5, 10 मिनट में आप समझाइए आराम से अच्छे से। अगेन जो वो चीज़ है ना कि जब भी आप एंशिएंट थॉट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें 3-4 चैलेंजेस हैं। अगेन लिंग्विस्टिक चैलेंज है, सोर्सेज का चैलेंज है, रेफरेंसेस का चैलेंज है। राइट। तो इनमें से एक इसमें से जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो भी एक इसी में से किसी की बलि चढ़ चुकी है। तो सोर्सेज की बलि चढ़ चुकी है, वो डिकंस्ट्रक्शन की बलि चढ़ चुकी है। एनीवेज तो फिर भी जो भी कंटेम्पररी जो है माना जाता है कि उसमें फिर वही आकलन होता है कि 18 से 20 इस तरह से। तो अगेन हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हर व्यक्ति का एक ट्रू नेचर होता है, राइट, ये सारी चीजें। लेकिन जो प्लेटो को डिफरेंट करता है ना किसी दूसरे फिलोसफर से, ही डजंट इवन ओनली क्रिटिसाइज, और वो अल्टरनेटिव भी प्रपोज करते दे रहे हैं। राइट, और अल्टरनेटिव को एग्जीक्यूट करने का तरीका भी बताता है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स प्लेटो अ डिफरेंट इंडिविजुअल फ्रॉम अदर पीपल। इसीलिए प्लेटो इतने सेलिब्रेटेड फिगर है। तो अब जब ये कह रहे हैं कि वर्चुअस लोग ऊपर जाएं, तो वर्च्यू आएगी कैसे? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्च्यू क्या है प्लेटो के? वर्च्यू क्या है, वर्च्यू आएगी कैसे, राइट, ये सारी चीजें होगी कैसे? तो अगेन प्लेटो कहता है कि वर्च्यू वही है, रैशनल हो, करेज है, एपेटाइट है, जस्टिस है, कुछ वैल्यूज हैं जो इंडिविजुअल को ड्राइव करती हैं। अच्छा, प्लेटो ने एक ऐसा शायद कुछ ऐसा बताया कि हु इज द बेस्ट इंडिविजुअल? बेस्ट इंडिविजुअल किसको बोलता है प्लेटो? प्लेटो अगेन बेस्ट इंडिविजुअल, जब हम इन जनरल बात कर रहे हैं बेस्ट इंडिविजुअल की, प्लेटो के भी कॉन्टेक्स्ट में, कि जिसके पास एक पूरे लाइन से ही डोमिनेटेड है। रीजन एग्जैक्टली, रीजन टॉप पे हो। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, मैंने कहा नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, और जिस इंडिविजुअल के पास वो होगा वो राजा बन जाएगा। खैर बहरहाल हम अभी एजुकेशन पे आते हैं और किस तरह से वो पूरा एजुकेशन का सिस्टम डेवलप्ड होगा उस पे बात करते हैं। तो जो पूरा आइडिया ऑफ एजुकेशन है प्लेटो का, वो इस आधार पे टिका हुआ है कि जो स्टेट है, जो भी स्टेट बनेगी, जो भी गवर्नेंस कर रहा होगा, उसका काम है पूरे एथेंस में एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करना, जिसके 3 अलग अलग पार्ट्स होंगे, 3 अलग अलग फेजेस में वो एजुकेशन होगा, और हर एक फेज के बाद एक बड़ा धड़ा आगे निकल जाएगा और एक छोटा धड़ा एलिमिनेट हो जाएगा, या वाइस वर्सा। एलिमिनेशन बेसिकली, हाँ, एलिमिनेशन है। जा रहे हैं अलग अलग लोग जा रहे हैं, उनमें से एलिमिनेट करते जाओ। तुम इसके काबिल हो, तुम यहीं पे रुक जाओ, अच्छा तुम ठीक कर रहे हो, तुम और आगे जाओ। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल कंटेम्परेरी सेंस में हम ऐसा देख सकते हैं कि हम भी तो 10वीं के बाद कुछ को एलिमिनेट करते हैं, कुछ 12वीं के बाद छोड़ते हैं, कुछ कॉलेज के बाद छोड़ते हैं, एंड सम हैव करेज टू इवन गो टू डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अगेन ये बहुत वेग इंटरप्रिटेशन होगा, मगर हाँ अभी भी ऐसे रिलेटेबल है, थोड़ा रिलेटेबल है। स्ट्रीम में हम भी बटे हुए हैं, आर्ट्स वाले ये नहीं करते हैं, साइंस वाले वो नहीं करते हैं। तो खैर इसी तरह का उस वक्त तो खैर ये बहुत स्पेशलाइजेशन की चीज नहीं थी, एवरीवन वाज जनरलिस्ट। तो इसी तरह जो पूरा प्लेटो है, प्लेटो भी अगेन पाइथागोरस एक किरदार है। पाइथागोरस से बहुत प्लेटो इंस्पायर्ड होते हैं। जब वो एथेंस से बाहर निकलते हैं तो वो पाइथागोरस इनफैक्ट मिलते भी हैं, और जब पाइथागोरस से पाते हैं कि हर इंडिविजुअल का एक सोल होता है, और उस सोल को फैसिलिटेट करने के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को बनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 3 फेजेस में एजुकेशन होगा। पहला जो फेज होगा, इसको अगेन एग्जैक्ट ये टर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि पहला फेज जो होगा वो प्राइमरी होगा, प्राइमरी फेज। उसके बाद फिर हम सेकेंडरी पे आएंगे, और थर्ड में हम लोग समझाने के लिए मतलब बहुत इस तरह से वेग सारी चीजें होंगी। तो हाँ, प्राइमरी में वो बताते हैं कि जब भी कोई बच्चा आए उसको सबसे पहले नर्सरी में डाला जाए, उसके बाद उसको वहां एजुकेशन सिस्टम में ट्रेन किया जाए, और उसको क्या बताया जाए? पहला बेसिक रीजनल एबिलिटीज, बेसिक म्यूजिक, बेसिक सिविक सेंस, और जिम्नास्टिक्स, और जो बाकी सारी चीजें जो स्किलफुल चीजें हैं वो पता चले उसको। जैसे हम भी जब प्राइमरी में गए थे तो हमें पहली बार गेम खिलाया गया था, हमें गेम बताए जाते थे, फिर हम लोग बेसिक अल्फाबेट्स पर आए थे, फिर हम मैथमेटिक्स आए थे, फिर हम लोग बहुत बाद में जाके कभी ट्रिग्नोमेट्री छूते हैं। इसी तरह वो बताते हैं कि इस तरह से आप सबको स्पोर्ट्स, वॉर्स, ये सारी चीजों की कहानियां सुनाइए, क्योंकि हमारे दादाजी भी बोलते थे कि स्टोरीज मेक इंडिविजुअल। इसी तरह प्लेटो भी मानता था कि स्टोरीज मेक इंडिविजुअल, आप सभी को वीर कहानियां सुनाइए। एंड शांतनु लाइक प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, ऐसा भी कहा जाता है। रूसो सेड कि रिपब्लिक एक एजुकेशन पर एजुकेशनल किताब है, तो है यहीं पर आम सामने आता है, और व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाता है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन से। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए उसको वो रिपब्लिक को बहुत आइडियल किताब मानता है कि है ना, इंडिविजुअल जो है वो
नॉर्मल सैवेज। बेसिकली जब वो कह रहा है कि रिपब्लिक एक एजुकेशनल डिस्कोर्स है, आइडियल है, तो क्या वो मतलब उसको प्रेज कर रहा है कि उसको क्रिटिसाइज कर रहा है? अगेन क्योंकि आइडियल जब भी हम किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो तो आइडियल है, नहीं, है। हाँ, तो रूसो क्या बोल रहे हैं? नहीं, रूसो बहुत आइडियलाइज करता है, आइडियलाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता है। और अगेन उसके अपने रिजर्वेशंस और क्रिटिसिज्म्स हैं प्लेटो के लिए, लेकिन आइडियलाइज, हाँ, वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में थोड़ा, हाँ, उसको है कि उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके प्रति, क्योंकि रूसो भी एक इडली नाम की किताब लिखते हैं जो एजुकेशन पे होती है। खैर, जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है? अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें जो प्लेटो है वो कहता है कि हर इंडिविजुअल का जो ट्रू पोटेंशियल है वो अचीव कैसे किया जाएगा। तो वो कहता है कि जो सोसाइटी है या जो स्टेट है वो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करे जहां पर हर व्यक्ति को बराबर के अवसर दिए जाएं ताकि वो बेहतर बन सके। अगेन ये क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जो पूरा सिस्टम है वो बहुत करप्ट है, जिसके पास संसाधन है बहुत आगे निकल जा रहे हैं, और जो मेरिटोक्रेटिक लोग हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। उसने सोक्रेटिस को झर देते देखा था, तो कितना बड़ा उसका एग्जांपल है। डिस्पाइट बीइंग सच अ इंटेलेक्चुअल, सोक्रेटिस कुडंट क्लाइंब दैट हायरार्की, रादर ही डाइड, और ही वाज किल्ड सो से, है ना। वो एथेंस को उसका जिम्मेदार मानता है, उसकी पूरी सेनेट को उसका जिम्मेदार मानता है। वो कहता है आगे से कोई इंटेलेक्चुअल एथेंस में ना मरे, इसके लिए जरूरत है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जो लोगों को कैपेबल बनाए, रैशनैलिटी के आधार पर। अगेन तो जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो है उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। बहुत वेग इंटरप्रिटेशन होगा 3 पार्ट में उसको बांटना, मगर फिर भी लेकिन कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा जरूरी है, हमारे लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर है समझना। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि हाँ, प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी है, फिर हायर एजुकेशन है, थोड़ा सा उस तरह से समझ लेते हैं। तो जो प्राइमरी एजुकेशन का जो पूरा पार्ट है, इसमें अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दी हुई है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो सारी चीजें होती हैं वो अक्सर इंटरप्रिटेशन की बलि चढ़ जाती है। तो शायद प्लेटो के लिटरेचर के साथ भी यही हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट में तो जरूर हुआ। तो खैर अभी थोड़ा सा हम उसको समझते हैं कि 18 साल तक मान लेते हैं कि वो एक बच्चा का जब जन्म होगा उसे गवर्नमेंट नर्सरी में डाला जाएगा। उसको वहां पर बेसिक, जैसे हमें ट्रेनिंग दी गई थी, हमें स्पोर्ट्स खिलाया गया था, हमें नर्व्स के साथ खेलना सिखाया गया था, हमें बताया गया था कि कैसे बेसिक अर्थमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, अल्फाबेट्स को कैसे जानते हैं, ए से लेकर के 100 तक इंटरप्रिटेशन करते करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ये सारी चीजें उस बच्चे को बताई जाएंगी। और प्राइमरी पार्ट, हाँ, प्राइमरी पार्ट में। और साथ में जो हमारे घर वाले भी कहते थे कि स्टोरीज मेक एन इंडिविजुअल। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरी दादी को कहानी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरे किरदार गढ़ा है, ठीक, कि मैं कौन हूँ, मेरे वैल्यूज क्या होंगे। इसी तरह का प्लेटो का भी ऐसा मानना था, क्योंकि एथेंस और स्पार्टा के बीच लगातार युद्ध हो रहा था, तो उसका कहना था कि जो नए लोग आए दे शुड बी करेजियस इनफ टू फाइट। तो जो उसका पूरा जोर होता है कि बच्चों को कहानियां सुनाई जानी चाहिए, वॉर स्टोरी सुनाई जानी चाहिए, और जो भी बच्चा है उसको करप्ट नहीं होने देना चाहिए। अब यहाँ पे करप्शन का मतलब ये है कि इस तरह की एबिलिटीज जो एक समाज को खराब कर सके, जैसे न्यूडिटी समाप्त कर देगी, समाज को समाप्त कर सकती है ना। तो उस तरह का जितना भी मटेरियल है, न्यूडिटी हो गई, जो भी ऐसा वल्गर चीज है प्लेटो के अकॉर्डिंग, उसको सेंसर कर देना चाहिए। और बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए। और जब बच्चा एक सही जगह पे पहुंच जाए, तो क्योंकि उसके पास अब ऑलमोस्ट सभी चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जनरलिस्ट अब हो चुका है, तो उसका एक टेस्ट हो। अब जैसे ही वो टेस्ट हो, अब अगर वो टेस्ट में पास हो जाए तब तो वो नेक्स्ट स्टेज पे प्रमोट हो जाएगा। इन केस वो फेल हो जाए तो विच वाज फेल्ट कि अच्छा, अब वो आगे जाने के लिए या तो उसका मन नहीं है या तो एलिजिबल नहीं है। हमारे भी हम लोगों को देखते हैं जो 10वीं के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इच्छुक नहीं है जानने, शायद जो उन्हें बताया जा रहा है वो नहीं जानना चाहते, वो शायद दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, उनके गोल्स एम्बिशंस अलग हैं हमसे। एंड द पीपल हु मतलब स्कूल ड्रॉप आउट भी करके लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो इसी तरह का उसका भी मतलब सोचने का तरीका था कि वो सारे लोग जो हैं वो एक इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाएं और वहां पर फिर वो चीजों में पार्टिसिपेट करें, चीजों को समझें, चीजों को आगे लेके जाएं और कट के अलग हो जाएं। उसके बाद फिर जो बाकी लोग बच गए। अच्छा, अभी सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक मैं इसको और थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेटो का जो पूरा थ्योरी ऑफ जस्टिस है, सॉरी थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, उसके 3 अलग अलग स्टेजेस ऐसे हम लोग देख सकते हैं ब्रॉडली, राइट? एग्जैक्टली। अर्ली स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड हायर एजुकेशन वाला स्टेज, जिसमें वो फिलोसोफर किंग और क्वीन आ जाते हैं। तो जो अर्ली वाला पार्ट है उसमें कह रहा है कि बच्चों को तुम स्टोरी से सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ। एग्जैक्टली। जिम्नास्टिक इसका पार्ट है, जिम्नास्टिक का पार्ट है, स्टोरी, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, एनीथिंग व्हिच इज लाइफ स्किल। ओके, आपको पता होना चाहिए म्यूजिक टेस्ट आपका क्या है। वरना आप एक इंडिविजुअल नहीं बन पाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो सितार सुनता है, तबला बजाना जानता है, यू विल फाइंड देम मोर एटिकेट ड्रिवन, राइट? ऑल्दो मुझे कोई कह सकता है सुनने के बाद कि मैं बहुत स्टीरियोटाइप कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने पूरे लाइफ में जितने लोगों से मिला हुआ इनटू क्लासिकल म्यूजिक, दे आर लार्जली पोलाइट। ओके, तो वो म्यूजिक आपको सोल को यार सेटिस्फाई करता है, सोल को सेटिस्फाई करती है, आपके पूरे कैरेक्टर को करती है, राइट? और
वो शायद अगर आप जिम्नास्टिक सीखते हैं तो आपकी हड्डियां खुलेंगी और जब आप वॉर में जाएंगे तो आपके लिए रिफ्लेक्सेस चलाना रिलेटिवली आसान होगा, जो जिसने कभी जिम्नास्टिक नहीं करा है। मैं तो सोच रहा हूँ फिर तो यार पॉडकास्ट छोड़ू नहीं, पॉडकास्ट के साथ साथ वो भी स्टार्ट कर दूं। हाँ, अगेन संभव है कि अब हमारी उम्र हो गई है तो अब तो जिम्नास्टिक थोड़ा पीछे रह जाएगा, मगर हाँ, उम्र कैसे हो गई हमारी? हाँ, तो मतलब नहीं, अगेन जब बच्चे होते हैं तो आपकी हड्डियां थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट होती है, यू हैव मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, है ना, आपकी हड्डियां थोड़ी जल्दी रिकवर कर जाएंगी। आप जिम जाते हो? जिम नहीं जाता हूँ। और क्यों नहीं जाते हो? मतलब अगेन मैं थोड़ा सा इस मामले में इस लिहाज से हूँ कि शरीर अगर मतलब वही डार्विन की अगर थ्योरी है, इंसान को अगर बनाया गया है तो मुझे लगता है इंसान को शरीर बनाने की बजाय समाज को बेहतर बनाने में एफर्ट डालना चाहिए, तो थोड़ा बेहतर है, शरीर खुद बन जाता है। ये बात खास मेरे एक दोस्त है आर्यन, उसको कोई बता दे, वो कहता है कि अंकित तुमको जिम ज्वाइन करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भाई ठीक है, इट्स ओके, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन अभी मुझे पॉडकास्ट करना है, उस पर मुझे पूरा फोकस करना है, पढ़ाई करना है, जिम मैं कर लूंगा बाद में। इवोल्यूशन के क्रम में मुझे लगता है कि शरीर, मानवीय शरीर को ऐसा बनाया गया है कि खुद को सस्टेन कर सकती है। तो हाँ, ओके, वापस आते हैं एजुकेशन पे। हाँ, तो एजुकेशन पे वो सारी चीजें हैं प्राइमरी। उसके बाद फिर जो प्रमोट होके जाएंगे वो फिर किस चीज को सीखेंगे, वो मिलिट्री एबिलिटीज को सीखेंगे। मिलिट्री एबिलिटी ये सेकंड स्टेज है क्या? सेकंड स्टेज है, एग्जैक्टली। अच्छा, यानी कि बच्चे को आप 3 चीजें पहले बचपन में सिखा दो, स्टोरीज, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। हाँ, फिर लाइक 17 ईयर पे उनका एक टेस्ट होगा। 17 से 18 साल के करीब एक टेस्ट होगा। और जो टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि कौन फिजिकली स्ट्रांग है। हाँ, फिजिकली स्ट्रांग है और चीजों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकता है। वो मिलिट्री में जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो निकल के वो कभी मिलिट्री में सर्व नहीं करेंगे, उनको भी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब कॉन्स्क्रिप्शन का लॉ लगे, जब युद्ध आए, तो वो भी हथियार ले सके। यानी कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सबको दी जा सकती है। ठीक है, ओके, फाइन। अगर बस ताकि ऐसा नहीं हो रोज युद्ध करने जा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इस तरह की नेसेसिटी है सभी युद्ध उठाएं। जैसे इजराइल में ऐसा नहीं है कि सभी युद्ध कर रहे हैं, मगर सबके पास एक बेसिक ट्रेनिंग है कि जब भी गाजा से कुछ रॉकेट्स गिरेंगे देन वी आर देयर टू फाइट। क्या लगता है, शॉर्ट में बताइए, क्या इंडिया में ये चीज होना चाहिए? अगेन मैं बहुत इस मामले में डिसएग्री करता हूं दैट इन सच अ डाइवर्स सोसाइटी एक ऐसा समाज बनाना जिसमें हर किसी को हथियार चलाने आता है, लेकिन आई गेस 17 और 18 इयर्स पे सबको बेसिक ट्रेनिंग स्किल देना चाहिए, बेसिक मिलिट्री स्किल्स। बेसिक मिलिट्री स्किल के बजाय हमें, मुझे लगता है, बेसिक सिविक स्किल देने चाहिए। हाउ टू ड्राइव, दिस इज समथिंग व्हिच वन नीड्स टू नो। मुझे लगता है इस तरह की चीजें, मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन हम एज अ सोसाइटी क्या हमें उसकी जरूरत है? इजराइल को चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, इसलिए उसकी आबादी कम है। हमारे पास इन केस हमारे पास सैनिक कम पड़े, ऐसा हालांकि ऑल्दो कभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कम पड़े, हमारे पास ऑलरेडी एनसीसी है, वो लोग इसी के लिए ट्रेनिंग करते हैं। एनएसएस वगैरह भी सारा। हाँ, एनएसएस आर फॉर सर्विसेज, वो लोग सोसाइटी। हाँ, एग्जैक्टली। जब वॉर होगा तो दे कुड सेव विद लॉजिस्टिक्स, है ना। मुझे बहुत इस मामले में है कि कॉन्स्क्रिप्शन शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ओनली दोस कंट्री हु आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। वी आर नॉट। ओके, वी आर नॉट। सो हाँ, वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल। हमें पता है कि वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, हमारी इतनी है। तो वो चीजें उस वक्त के हिसाब से बहुत जरूरी था, क्योंकि एथेंस युद्ध हार रहा था। अगेन मैंने कहा कि एवरी फिलॉसफर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम। एथेंस युद्ध हार रहा है, उसे लग रहा है कि ऐसी जरूरत है इस तरह की पॉपुलेशन की, हुआ रेडी टू फाइट। उनको ऐसा लगता था कि जो एथेंस के लोग हैं वो थोड़े डरते हैं, दे आर करेजियस इनफ। तो उस करेज को कैसे डेवलप किया जाएगा? इसी रिग्रेस एजुकेशन सिस्टम से। ओके, तो मतलब प्लेटो का हर आइडिया एक दूसरे से लिंक्ड है, एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। उसका जस्टिस थ्योरी ऑफ एजुकेशन से कनेक्टेड है, फिर फिलोसोफर किंग्स एंड क्वीन उसी का एक्सटेंशन है। अगेन हाँ। तो अब जब इसी तरह से वो मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होगी, जो बेहतर निकलेंगे वो मिलिट्री में जनरल बनेंगे, जो बेहतर नहीं निकलेंगे वो सैनिक बनेंगे। ओके, ठीक वही फर्क है। जैसे अभी सिपाही और मतलब एक कैंटोनमेंट में रहता है, कैंटोनमेंट के बाहर रहता है, दैट्स द डिफरेंस। एक कैंटोनमेंट के बंगले में रहता है, एक बंकर में रहता है। उसी तरह का उस वक्त का भी एक स्ट्रक्चर रहा था। उसके आगे वो मानता था ऐसा कैसा होना चाहिए। फिर एक और टेस्ट होगा तकरीबन 35-40 साल के हिसाब से, जहां पर जो लोग उस टेस्ट को पास करेंगे उनको अब पढ़ाई जाएगी बेसिक से बहुत ज्यादा की फिलॉसफी, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उनको पढ़ाई समझाई जाएंगी। ठीक, और जैसे ही ये लोग निकलेंगे आगे बढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, तो हो सकता है इनमें से बहुतों को लगे कि मुझे इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग वहां से हटेंगे और वो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में चले जाएंगे। जो पूरा सिस्टम होगा, अगर इसको मैं बहुत कंटेम्परेरी सेंस से समझा रहा हूँ कि अभी की ब्यूरोक्रेसी की तरह, उस तरह के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहा होगा, टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग और बाकी जितने लोग होंगे उसमें वो चले जाएंगे, बाजार रेगुलेट करने वाले लोगों में चले जाएंगे, और जो आगे बच जाएंगे उनको इतना फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी दैट दे विल नो व्हाट ट्रुथ लुक लाइक्स। दे विल नो, अगर वो सच जानते हैं तो इसका मतलब उनके पास नॉलेज है, और जो नॉलेज जानता है वही सबसे बेहतरीन गवर्नेंस कर सकता है। और जो उनमें से होगा, उनमें से कोई एक राजा बनेगा जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे अच्छा होगा।
ओके, इंटेलेक्चुअली। आई गेस यू आर मूविंग टुवर्ड्स फिलोसोफर किंग्स एंड क्वींस, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फिलोसोफर किंग्स एंड क्वींस, यू आर सेइंग कि एक राजा बनेगा, एथेंस लाइक ग्रीक में सिटी स्टेट्स हैं, तो फिलोसोफर किंग्स एंड क्वीन कोई एक होगा कि बहुत सारे होंगे? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली इंटेलेक्चुअल्स के बीच में कंटेस्ट है कि कौन होगा। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल्स के बीच में कंटेस्ट है, लेकिन जहाँ जितने से मैंने पढ़ा है वहां पे एक डेरिवेटिव है कि एक राजा होगा और राजा के साथ कुछ लोग होंगे जो उसको गाइड करेंगे, या फिर सहमंत्री जैसे होते हैं, प्रधानमंत्री उनकी एक अपनी कैबिनेट है, एक टैक्स का एक अपना, जैसे कौटिल्य जिसको कहता है ना कि 8 अंग होंगे, हर अंग को स्वामी अमात्य, हाँ, उस तरह के जो मतलब अगेन उसको बहुत पैरेलल ड्रॉ करने की अगर कोशिश करें तो वही कि उस तरह के हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं जहां पर एक राजा है, राजा के नेतृत्व के साथ बहुत सारे लोग हैं जो एक बेहतर आइडिया ऑफ जस्ट बना रहे हैं। तो उस तरह से पूरा वो स्टेट का जो पूरा सिस्टम है वो आएगा। अगेन अब यहाँ पे भी प्लेटो का क्रिटिसिज्म है। ऐसा आलोचक उसके कहते हैं कि प्लेटो वाज द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ एथेंस, और जो इंटेलेक्चुअल है वही राजा बनेगा। तो कहीं प्लेटो खुद को तो इशारा नहीं कर रहा है कि मैं बनूं राजा, मुझे बना लो, मैं प्लेटो। मुझे मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मतलब मैं नहीं सहमत की बात अलग है, मगर मैं उससे इस बात का क्रेडिट नहीं छीन सकता कि किसी ने उस आइडिया की लाइन में सोचा। ये क्रिटिसिज्म मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि प्लेटो अपना फिलॉसफी दे रहा है, तो क्या पता वो खुद को राजा बनाना चाहता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, बहुत कन्विंसिंग है यार। ऐसा प्लेटो का जो सबसे बड़ा क्रिटिसाइजर है, क्रिटिक्स है, वो कार्ल पॉपर। हाँ, कार्ल पॉपर है, उसकी फ्री सोसाइटी। कार्ल पॉपर अगेन कार्ल मार्क्स का भी क्रिटिक है, वो एक अलग डॉक्ट्रिन की चीज है, मगर फॉर अ व्हाइल हम ये समझे कि लोग ऐसा उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ऑल्दो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रोबेबली द डेथ ऑफ सोक्रेटिस हॉन्टेड हिम सच अ वे कि उसका मानना था कि इन इनएलिजिबल लोगों ने एक एलिजिबल व्यक्ति की जान ले ली, तो मे बी ही हैड इमेजिन सोक्रेटिस देयर। तो इस तरह से वो पूरा उनका पूरा एक स्ट्रक्चर निकल के आता है जहां पर एक पूरा सिस्टम होगा। अब वो बार-बार फिलोसोफर पिंक के जोर क्यों दे रहा है? शांतनु, फिलोसोफर किंग्स एंड क्वींस पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम लो और थ्योरी ऑफ एजुकेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बच्चों को एकदम सिंप्लीफाई करके बता दीजिए। अगेन जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन इस बात की वकालत करता है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बने जहां पे जो सही लोग हैं सही जगह पहुंचे, और उस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो या एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण हो जहां पर हर व्यक्ति को बराबर मौका मिले वहां तक पहुंचने का। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 लेवल्स पर आपको ट्रेन किया जा रहा है, हर लेवल के बाद आपको टेस्ट लिया जा रहा है, आपको फिर जैसे जैसे आप पास या फेल हो रहे हैं आपको सोसाइटी में आपका स्पेस दिखा दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर आप बहुत एलिजिबल हैं तो आप अपने आप फिलोसोफर किंग बन जाइएगा, आप नहीं है तो फिर आप एपेटाइट क्लास में रह जाइएगा। अब आते हैं फिलोसोफर किंग्स एंड क्वींस पे। इसके अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि सबसे पहले तो फिलोसोफर किंग्स और क्वींस होंगे कौन, है ना, वो लोग क्यों रूल करेंगे, उनके क्या क्वालिटीज होंगी, इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हाँ, सबसे पहले फिलोसोफर किंग कौन होगा इसको समझ लेते हैं। जो अगेन हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल का इंसान होगा, लड़का हो लड़की हो, जिनने 35 इयर्स का लाइक एजुकेशन कंप्लीट किया हो, जैसा मैं पढ़ रहा था लास्ट टाइम। हाँ, उस तरह का 35 इयर्स का एजुकेशन एंड 15 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग, जिसमें उसमें उसे हर चीज का उसे मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान होना चाहिए। दे शुड नो। अगेन मैं बार बार कहूंगा कि जब भी आप प्लेटो को पढ़ें याद रखें नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, प्लेटो के हिसाब से। तो बार बार वो नॉलेज की बात करेगा। वो कहेगा कि जो सर्वशक्ति मतलब जो सर्व ज्ञानी होगा उसको पता है सत्य क्या है। एंड प्लेटो के अकॉर्डिंग प्लेटो कह रहा है नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो नॉलेज कहाँ आएगा, कैसे आएगा? अगेन नॉलेज क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि उसकी एक पूरी अपनी थ्योरी है। उसका मानना है कि जो नॉलेज है वो इस आइडिया से निकल के आता है कि कुछ है जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो नॉलेज वही है, सत्य जो है नॉलेज है, ट्रुथ वो है जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सच क्या है, वो जानता है गुड क्या है ना, आइडिया सच क्या है उससे वो जानता है कि आइडिया ऑफ गुड क्या है, क्योंकि वो ट्रुथ को जानता है। तो यहाँ पे वो भी एक पूरी उसकी एक थ्योरी है जहाँ पे वो एक ट्रांसजेंडरल वर्ल्ड की बात करता है, दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ लाइज इन एन आइडियल वर्ल्ड एंड किंग नोज दैट वर्ल्ड, दैट पार्ट ऑफ दैट। तो ब्यूटी से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि हम ब्यूटीफुल होना एक सब्जेक्टिव है लेकिन आइडिया ऑफ ब्यूटी एब्सोल्यूट ट्रुथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत सुंदर पानी का बॉटल है, मैंने पानी के बॉटल को इमेजिन करा कि इस तरह का पानी का बॉटल होगा, या चलिए पानी के बॉटल से रखते हैं। एक अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी बिरयानी कैसे होती है, अगर आप शाकाहारी हैं मतलब मांसाहारी हैं तो शाकाहारी हैं तो फिर पनीर सबसे अच्छा क्या होता है। अगेन आई एम स्टीरियोटाइपिंग, मगर हाँ ठीक है। तो आप एक इमेजिन करेंगे कि उसका एक ऐसा टेस्ट होगा, उसमें मसालों की करवाहट ऐसी होगी, उसमें इस तरह का इलायची डलेगा, आप इस तरह से चीजों को सोचेंगे। ओके, आपने उस पूरे आइडियल बिरयानी को द ट्रुथ ऑफ बिरयानी यू हैव मेड इट इन योर माइंड। वो ट्रुथ है, वो ट्रुथ है। बाकी जो दिख रहा है वो ट्रुथ नहीं है, वो उसका एक
उसका एक रेप्लिका हो सकता है, रेप्लिका। मैनिफेस्टेशन हो सकता है, रेप्लिका हो सकता है, क्योंकि जब बिरयानी बनाने उतरेंगे तो शायद आपको मसाले उस तरह का ना मिले, आपको आगे बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजों पे आ जाए कि गैस कितना जला, ये सारी चीजों पे वो बिरयानी आके रुक जाए। इसी को थ्योरी ऑफ फॉर्म बोल रहे हैं। प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म किसको बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म। हाँ, मतलब एग्जैक्टली इसी को ही कह रहे हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप एक आइडियल फॉर्म को आइडियलाइज करते हैं और उससे बार बार आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, और जो राजा होगा ना उसको उसके बारे में पता होगा। ओके, वो जानता है क्या है ट्रुथ, क्या है गुड, और उस हिसाब से फिर वो लोगों को गवर्न करेगा, लोगों को समझेगा, लोगों को जानेगा, और वो पूरी तरह से ट्रुथ के स्ट्रक्चर से वाकिफ होगा। पहली वो उसका इंसेंटिव होगा। दूसरा, क्योंकि वो इतना पढ़ चुका होगा, उसके पास इतना ज्ञान होगा कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं जहाँ पे एक दूसरे को मारना पीटना, ये जो पूरे जो रोजमर्रा की चीजें उससे बहुत ऊपर उठ चुका होगा। ठीक, तो उसको बेईमान होने का भी कोई चांस नहीं है। और अगर वो बेईमान नहीं है फिर भी हो सकता है कि इंसान है, करप्ट हो सकता है। अब वो यहाँ पर आता है पहली बार कि करप्ट होने की एंटिटीज क्या है। तो प्लेटो कहता है कि जो करप्शन है वो दो चीजों से आता है। पहला, हैविंग अ फैमिली, सेकंड, हैविंग अ प्रॉपर्टी। ओके, इस पे हम लोग शांतनु आते हैं, प्रॉपर्टी एंड वाइफ वाले पे आराम से, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे पहले मैं चाहूँगा कि फिलोसोफर किंग्स पे थोड़ा सा, उसके अलग और सारे एस्पेक्ट्स पे बात करें हम लोग। फिलोसोफर किंग कौन होगा, हम लोग तो डिस्कस कर लिए फिलोसोफर किंग की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। क्वेश्चन ये आता है कि फिलोसोफर किंग क्यों रूल करेगा। अगेन मैंने कहा कि उसे पता है ट्रूथ क्या है, उसे पता है नॉलेज क्या है, उसे पता है वर्च्यू क्या है, उसे ये भी पता है कि कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। जो राजा है वो गाइड करेगा, वो गाइडिंग फोर्स है। सोसाइटी को नहीं पता कि क्या है ट्रूथ, कैसे चीजों को चलना है, नहीं पता, सोसाइटी को नहीं पता, तो बेसिकली ही इज द ड्राइवर ऑफ एंटायर सोसाइटी, सबको लेके चल रहा है साथ साथ। यहीं पे जो कार्ल पॉपर का तर्क है कि फ्री सोसाइटी का वो दुश्मन है। वहां पे फ्री सोसाइटी क्या है? एक राजा है जो गड़ेरिये की तरह जनता को संचालित कर रहा है, चल रहा है, सब लोग उसके पीछे चल रहे हैं। हाँ, संचालित कर रहा है, सभी को भेड़ समझ रहा है। आप किसी मतलब एक जो उसको सर्वे सर्वा की तरह देखा गया है और मान लिया गया है कि वो कभी गलत नहीं कर सकता है। और जो फिलोसोफर रूलर है उसका जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है, उसका फिलोसोफर रूलर का जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है खुद उसका स्टूडेंट एरिस्टोटल करता है। वो कहता है कि इंडिविजुअल जो है उसका जो उसमें करप्शन मूल में है, आ सकता है, राइट। वो जो पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, तो वो जो द आइडिया ऑफ बीइंग एक्सक्लूसिव है वही इंसान को करप्ट कर देता है। अगर मैं कहूं कि अंकित से बड़ा कोई पॉडकास्टर नहीं है तो अंकित के मन में यह बात आएगा कि मेरे से बड़ा तो कोई पॉडकास्टर नहीं है। फिर आप में पहली बार आएगा द फियर ऑफ आई, दैट आई बिलोंग हियर। जब आप आई आता है तो सबसे पहले आप वी को मार देते हैं कि हम नहीं हो सकते, मैं हूंगा। राइट, वो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगा। राइट, तो इस चीज को सबसे पहले एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करता है कि फिलोसोफर किंग की उसको इतने पावर दे दोगे तो भाई क्या कर देगा। उसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ही और शी इज ऑन देमसेल्व्स, कि मैं ही हूँ। तो इस तरह से जो पूरा आइडिया है, लेकिन अगेन उसके अपने जस्टिफिकेशंस हैं कि क्योंकि एथेंस जो है वो एक एनार्की में है, इतना करप्शन है कि एक अगर कोई सधा हुआ व्यक्ति ऊपर पहुंचेगा तो समाज को गाइड कर पाएगा, बहुत अच्छा एक डिस्कोर्स बना पाएगा, एक अच्छा कहीं ना कहीं नेतृत्व दे पाएगा समाज को। इसीलिए फिलोसोफर किंग और क्वीन जरूरी है, किंग और फिलोसोफर रूलर। ओके, गॉट इट। आई होप आपको प्लेटो पे जो पॉडकास्ट है वो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे मिला होगा। अगर आपको वैल्यू मिला तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, एक हेल्दी एक फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग प्लेटो के आइडियाज़ पे। सीजन 2 का पहला एपिसोड था। सीजन 2 में और भी एपिसोड्स प्लान्ड हैं, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, सबको हम लोग लेकर के एक एक करके आ रहे होंगे। तो मैं आपको मिलूंगा सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 में, फिलॉसफी ऑफ Aristotle. Until then, stay happy, stay healthy, and stay curious. Thank you so much.